Hey guys, welcome to Parallel Biology classes. So, today we start our second chapter, that is biological classification. So, first of all, what is the meaning of biological classification? So, biological classification is the process by which scientists group living organisms. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो साइंटिस्ट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करते हैं based on how similar they are. Historically, similarities were determined by the examining the physical characteristic. तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है ये किसके बेस पे होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल या फिर इंटरनल कैरेक्टर्स के बेस पे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स. ओके, सो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ए सिस्टम ऑफ 7 रैंक्स. ठीक है, फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड फाइलम, नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो हम आज क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कौन कौन से अटेम्प्ट हुए हैं बाय द वेरियस साइंटिस्ट इन द पास्ट. तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. तो हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. So let's start this chapter. Since the dawn of the civilization, there have been many attempts to classify living organisms. ठीक है, तो पुराने टाइम से ही काफी अटेम्प्ट्स थे. किस लिए? ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सके. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use. Means क्या है कि जो पुराने टाइम में क्लासिफिकेशन हुई थी उसमें कोई प्रॉपर क्राइटेरिया यूज नहीं किया गया था, ना ही कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया, ना ही कोई साइंटिफिक प्रोसीजर यूज किया गया. बट बिकॉज किस लिए किया गया था क्लासिफिकेशन? ओनली फॉर देयर ओन यूज. ठीक है, ओनली फॉर देयर ओन नीड, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. ठीक है, उनको रहने के लिए या घर के लिए या फिर उनको फूड के लिए उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी एनिमल्स को या लिविंग वर्ल्ड को. क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता होगा कि कौन से एनिमल्स किस ग्रुप के हैं तो उन्हें इजिली वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे. ठीक है, एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन की. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. उन्होंने क्या किया कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे, उनके बेस पे क्लासिफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स को. प्लांट्स को उन्होंने किया ट्रीज, देन श्रब्स एंड हर्ब्स, 3 कैटेगरीज में. एंड एनिमल्स को किस में किया? 2 ग्रुप्स में. दीज आर विच हैव रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट. सो द रेड ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एनीमिया. हु डिडंट हैव रेड ब्लड सेल्स उनको हम बोलेंगे एनीमिया. ओके, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर नॉट प्रेजेंट या फिर उनका जो लेवल है रेड ब्लड सेल्स का वो कम है, तो उन्होंने एरिस्टोटल ने क्या किया? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया एनिमल किंगडम को. द एनिमल्स विच हैव रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट. ओके, in the lineage time a 2 kingdom system of classification with plantae and animalia kingdom was developed that include all the plants and animals respectively. कि जो लीनियस के टाइम में जो लीनियस थे उन्होंने क्या किया? 2 किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया. उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया क्लासिफिकेशन सिस्टम को. फर्स्ट इज प्लांटी एंड सेकंड इज एनिमेलिया. तो इन this system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes. So इस सिस्टम की जो खामियां थी वो नीचे बताई गई हैं कि ये सिस्टम इजी तो था कि इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया का सिस्टम दिया, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया, बट इनके अंदर भी कुछ थी. वो क्या थी कि इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया. ओके, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स हु सेल have a nucleus that is enclosed within a nuclear envelope. कि जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप में इनक्लोज्ड होता है, उनको बोलेंगे यूकैरियोट्स. एंड द प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंशिएट नहीं किया. एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी नहीं किया.
सो ये सब क्या थी, इनकी खामियां थी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजिली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था प्लांट्स और एनिमल्स का, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाला, ये इजी था और इजिली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते थे। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जो अपनी कैटेगरी, मतलब जो किसी एक कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, मतलब कि वो डिफरेंट थे और जिनको एक ही कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, ये इनकी क्या थी, एक खामी थी। Has the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। अब इतनी सारी खामियां होने के बाद क्या होगा, कोई भी क्लास थोड़े टाइम के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो it was found inadequate। Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc। एक और जरूरत लगी कि और भी करेक्टरिस्टिक्स को यूज किया जाए या इंक्लूड किया जाए क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर में, जो थी सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल की वॉल कैसी है उनकी, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की किस तरह से किस वे में वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक है, हैबिटेट क्या है उनका, एंड द व्हाट आर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब उन्होंने सोचा कि इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसीडर किया जाए। Classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या आते गए, चेंजेस आते गए। ठीक है, though the plants and animals kingdom have been a constant under all the different system। लेकिन चेंजेस तो आए, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम थे वो कांस्टेंट रहे हर सिस्टम के अंदर। The understanding of the what group organisms we include under these kingdoms have been changing। कि जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम थे वो तो कांस्टेंट रहे, बट डिफरेंस किस में आया कि ग्रुप्स में और ऑर्गेनिजम्स की किस ग्रुप में किस ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना है, इन सब में चेंजेस आते गए। बट जो मेन किंगडम्स थे प्लांट, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल, उनको कांस्टेंट ही रखा गया। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अपने सजेस्ट करते, अपने अपने सजेशन देते गए, तो थोड़े बहुत चेंजेस आते गए। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ऐसे ही चेंजेस आते गए। दिस टेबल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। अब इसमें क्या दिखाया गया है, 5 किंगडम्स दिखाए गए हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ओके, R.H. Whitaker in 1969 proposed a 5 kingdom classification। जो R.H. Whitaker थे उन्होंने एक 5 kingdom classification दिया। जैसे उन्होंने किस में डिवाइड किया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और जो मेन क्राइटेरिया उन्होंने या मेन की पॉइंट्स क्या थे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के, कि उन्होंने कौन से करेक्टर्स यूज किए, like cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। कि जो पहले होता आ रहा था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती थी, उन उसके बजाय उन्होंने क्राइटेरिया यूज किया जो इंटरनल स्ट्रक्चर थे, या फिर लाइक सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, या फिर किस तरह से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सब करेक्टर्स को उन्होंने कंसीडर किया अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम में। दिस टेबल दैट इज 2.1 गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स। इस टेबल के अंदर सारा कुछ डिटेल में दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। द 3 डोमेन सिस्टम आल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनरा इनटू 2 डोमेन्स। ठीक है, एक 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया गया। किंगडम मोनरा को उन्होंने क्या किया, 2 डोमेन्स में डिवाइड किया। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स को उन्होंने किस में, थर्ड डोमेन में प्लेस कर दिया। एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यू विल लर्न अबाउट सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and the consideration that influence the classification system। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे, किस लिए, टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड द कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि कौन कौन से मेन इश्यूज हैं, कौन सी कंसिडरेशंस हैं कि जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। Here the classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms।
अंडर द प्लांट्स। जो पहले की क्लासिफिकेशन होती थी बच्चों, वो उन्होंने क्या किया था, जो बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, फंजाई, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से, इन सबको उन्होंने अंडर द प्लांट्स की कैटेगरी में प्लेस कर दिया। द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organisms including had a cell wall in their cell। और इन्होंने कौन से कैरेक्टर को कंसीडर किया था इसके लिए कि इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स ऑफ विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। अब इसने कुछ ऐसे भी ग्रुप्स को इकट्ठे कर, जो दूसरे कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट भी थे। अब उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर कर दिया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बट उन्होंने दूसरे कैरेक्टर्स को देखा नहीं कि ग्रुप से या बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी डिफरेंट हैं इनके अंदर, फिर उनको उन्होंने सेम ही कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक। इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके साथ रख दिया, यूकैरियोटिक के साथ। ठीक है, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वंस। से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोनास, ये एग्जांपल दिए गए हैं, क्लेडोमोनास एंड स्पाइर वगैरह, उन्होंने इकट्ठे रख दिया इनको अंडर द एल्गी। The classification didn't differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने, जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, उन्होंने heterotrophic और autotrophic में भी डिफरेंशिएट नहीं किया, though they also showed a characteristic different in their cell wall composition। और जबकि उनके अंदर जो सेल वॉल की कंपोजिशन थी उसके अंदर भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। लाइक जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से। वाइल द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है उनकी। व्हेन सच ए कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड, जब इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर विचार विमर्श किया गया या इनको कंसीडर किया गया, द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप, इसको बोला गया किंगडम फंजाई। ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनरा। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किसमें प्लेस कर दिया गया, किंगडम मोनरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किसमें प्लेस किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा। ओके, इन द एनिमल किंगडम, जो जिसको पहले की इसमें प्लेस किया गया था एनिमल किंगडम, जबकि उनके अंदर सेल वॉल थी नहीं। It has put together organisms which are in earlier classification were placed in different kingdoms। इन्होंने ऐसे organisms को एक ही kingdom में रख दिया जिनको पहले different kingdoms में place किया गया था। This happened because the criteria for classification changed। अब ये सब changes क्यों आए, क्योंकि जो classification system था वो क्या हो चुका था, अब change हो चुका था। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding। अब जो ये चेंजेस आए थे, ठीक है, टाइम टू टाइम, ये चेंजेस फ्यूचर में भी हो सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे इनमें चेंजेस आते रहेंगे। ओके, कि हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। Over the time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and in this chapter we will study the characteristics of kingdom Monera। अब हम डीपली स्टडी करेंगे किंगडम मोनरा के बारे में, प्रोटिस्टा एंड फंजाई एंड, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as the plants and animals respectively, will be dealt separately in third and fourth में डिस्कस करेंगे डीपली। So come to the next topic, that is kingdom Monera। ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम मोनरा के, वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस अर्थ के। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, तो पूरी अर्थ पे ये प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया होता है वो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनरा के, और जो ये किंगडम मोनरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एक मेन मेंबर है किंगडम मोनरा का। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा काफी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस जगह बैक्टीरिया नहीं होगा। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। अब अगर हम
एक मुट्ठी भर सोयल की भी के अंदर भी थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा या फिर इट इज ए बैक्टीरिया फ्री सरफेस। ओके, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ओके, मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द शेप्स। ठीक है, द स्पेरिकल कोकस, इसका कोकस को प्लूरल वर्ड क्या होगा, कोकाई। द रोड शेप बेसिलस, प्लूरल क्या होगा, बेसिलाई। एंड द कोमा शेप्ड विब्रियम एंड द स्पाइरल स्पिरुलम। Okay, these are the rounded balls which you see in this image, that is cocci या फिर spherical coccus, and these are the rod shaped bacillus. Though the bacterial structure is very simple, जो बैक्टीरिया हम ये सोचते हैं कि जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो बैक्टीरिया वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, जितना ज्यादा उनका स्ट्रक्चर सिंपल है उतने ही ज्यादा वो बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि जो उनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो मोस्टली एक्सटेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। वो अपना फूड कैसे खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। ओके, द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक। जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर। सो नेक्स्ट इज आर्कीबैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. Harsh means कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ही ज्यादा जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ये वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, की जो जहाँ पे काफी ज्यादा साल्टी एरिया है, दे आर प्रेजेंट इन द मोस्ट एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। और जो बैक्टीरिया इन एरियाज में सर्वाइव करते हैं उनको, उन बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। एंड जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करेंगे उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। मीन्स थर्मो मीन्स हीट, कि मतलब कि हॉट स्प्रिंग्स में है वो, ठीक है, तो थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड मार्शी एरियाज होते हैं जो वो, उनको क्या बोलते हैं, जो मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलेंगे मिथेनोजन्स। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. अब हमने ये तो बोल दिया कि जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, काफी लाइक हाई साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरियाज। ठीक है, तो इनका रीजन क्या है कि क्यों ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्यों इन कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं ये। ठीक है, तो जो इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, यही इसी सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये इतने कॉम्प्लेक्स या इतने हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow, buffaloes, and they are responsible for the production of methane, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, from the dung of these animals. These lines are very important कि मिथेनोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, गट में। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं लाइक काउस, बफेलो, इनके जो गट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, कि जो मिथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं ये। ठीक है, तो दीज आर वेरी हेल्पफुल इन दिस मैटर। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। अब हम इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि सेल वॉल है वो काफी रिजिड है, एंड इफ मोटाइल
अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास एक फ्लैजिलम भी होता है या फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है अगर ये मोटाइल है, ठीक है। अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास एक, इनकी बॉडी में एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, ये देखो हिटेरोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है and have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो अब ग्रीन प्लांट्स के अंदर अगर क्लोरोफिल है तो ग्रीन प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनके पास वो भी कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। कॉलोनीज बनी होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी होती हैं, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीट। जो कॉलोनीज होती हैं ये म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड होती हैं। ये जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा साइड में, ठीक है, जो ये लेयरिंग है इसको हम बोलेंगे म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक है। तो ये क्या होती है, जिलेटिन की बनी होती है ये शीट, ठीक है। तो जो कॉलोनीज होती हैं ये 1 2 3 है, ये जो कॉलोनीज है ये कवर्ड होती है जिलेटिनस शीट से। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं इनका काम क्या होता है कि ये ब्लूम्स बना लेती हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडी में। some of these organisms can fix एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनकी कैटेगरी के, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाय देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। जो ये इनके अंदर पर्पल कलर का प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं दैट इज नोस्टोक एंड एनाबिना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia. जो chemosynthetic autotrophic bacteria होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और जो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी उसको ये किस लिए यूज करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस लिए, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के लिए, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन और सल्फर, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर में, मतलब कि ह्यूमंस की लाइफ में भी इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम दही बनाते हैं मिल्क से, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, हमने पहले देख लिया कि कर्ड बनाई जाती है या एंटीबायोटिक्स में यूज किया जाता है। बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो डैमेज भी करते हैं ह्यूमन लाइफ्स को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को, ठीक है। तो क्योंकि ये कुछ ऐसी बैक्टीरिया होते हैं, दे एक्ट एज ए पैथोजन दैट डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, ठीक है। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या हो गया, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, और जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर सिट्रस कैंकर नाम की जो डिजीज होती है उनके ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको बोलते हैं सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन। तो बैक्टीरिया होता है जो वो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, मेनली बाय द फिजन। फिजन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द सेल्स आर डिवाइड इनटू न्यू सेल्स, ठीक है। जो sometime under unfavorable conditions they produce spores, ठीक है।
अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं कि जब इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती तो ये क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडोप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ठीक है, तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे होता है कि जो मान लो एक बैक्टीरिया सेल है और दूसरी बैक्टीरिया सेल, ठीक है, उनके अंदर डीएनए ट्रांसफर होगा। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरियम सेल टू अनदर। ठीक है, तो इस तरह से उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है। द माइक्रोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और कुछ माइकोप्लाज्मा जैसे कि ये बैक्टीरियाज थे, तो इसी तरह जो माइकोप्लाज्मा होते हैं कुछ वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। So our topic Kingdom Monera is completed. If you like this video, like, share and comment and subscribe this channel. Thank you so much.